हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एज प्रोमिस्ड इन द लास्ट क्लास, आज हम आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए। बहुत पढ़ लिया एडवर्ब्स, बहुत देख लिया उनके आइडेंटिफिकेशन। अब चलिए एकदम मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इनसे रिलेटेड एरर्स एग्जाम में कैसे आते हैं और इनको अगर एग्जाम में देखा जाए तो कैसे टैकल किया जाएगा। आज आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और हर एक स्टेटमेंट के साथ एक प्री डिस्क्राइब्ड एरर्स होंगे। ठीक है, आपको उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके पार्ट को आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि उस पार्ट में क्या करेक्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं, पहले डायरेक्शंस पढ़ लिया जाए। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। The error, if any, will be in one part of the sentence. मतलब आपके सेंटेंस में सिर्फ एक ही एरर है। The number of that part is the answer. तो आपका जो भी एरर है वही उस पार्ट में, जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर होगा। If there is no error, the answer has to be 5, which is no error. Fine. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। Try it on your own. इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वो करेक्शन क्यों हो रहा है। Owing to certain inevitable circumstances. Owing to certain inevitable circumstances, the scheduled program had to be postponed indefinite, but the members could not be informed. हम बोल रहे हैं कुछ unavoidable circumstances की वजह से एक scheduled program को postpone कर दिया गया कुछ एक ऐसे पीरियड के लिए जो अभी तक तय नहीं है ना। Indefinite पीरियड के लिए तय कर दिया गया है। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन मेंबर्स कुड नॉट बी इन्फॉर्म, बट मेंबर्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो चलिए पहले सेंटेंसेस को तोड़ते हैं, सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा एरर कौन से पार्ट में है। Owing to certain inevitable circumstances, यहां तक सब सही है, ठीक है, क्योंकि ओ अपने साथ टू लेता है। certain inevitable circumstances, एक से ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से। The scheduled program, एक प्रोग्राम जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था, had to be postponed. पोस्टपोन तक तो सही है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनडेफिनिट बट द मेंबर्स या इनडेफिनेटली, ये पोस्टपोन ये जो प्रोग्राम है इसको पोस्टपोन किया गया है एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। देखो अगर टाइम पीरियड होता तो इनडेफिनेट सही था, क्योंकि इनडेफिनेट यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन हमने बोला कि वो ऑलरेडी पोस्टपोन्ड है, ठीक है, तो ये एक्शन की तरह अगर दिया गया प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है ना। अब वो इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नहीं है, वो इंडेफिनेटली है, बट द मेंबर्स कुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड। तो बेसिकली आपका जो आंसर होगा वो पार्ट 3 में है और आंसर हो जाएगा इंडेफिनेटली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट शुड बी प्रॉम्प्टेड इन द स्टेट्स व्हेन एक्सेस टू बैंक क्रेडिट इज लो। अब चलिए पहले समझते हैं कि कौन सा वर्ड किसके लिए जा रहा है। द माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट, हम बात कर रहे हैं कि एक माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट है, इट शुड बी प्रॉम्प्टेड, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए इन स्टेट्स, हर उस स्टेट में जहां पर एक्सेस टू बैंक क्रेडिट इज लो। एक्सेस अपने साथ टू लेता है, तो देखो यहां तक तो कोई गलती नहीं है ना। एक्सेस टू बैंक क्रेडिट इज लो मतलब हर उस जगह पे जहां पे बैंक क्रेडिट लो है, तो हर उस जगह पे जहां, है ना, तो जहां का आंसर व्हेन होगा या वेयर होगा। हम बात कर रहे हैं हर उस स्टेट में, स्टेट तो प्लेस हो गया ना, तो प्लेस के लिए तो वेयर का आंसर होना चाहिए, और हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्हेन को रिप्लेस करके वेयर लिखना। ये जो वेयर आ रहा है ये उन स्टेट्स के लिए आ रहा है जहां पे बैंक क्रेडिट लो है और वहां पे माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट को और प्रमोट करने की जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The civic authorities scrapped the trade license of a restaurant. Civic authorities ने scrap कर दिया the trade license of a restaurant. यहां तक कोई एरर नहीं। हम देखो कैसे पढ़ रहे हैं, civic authorities scrapped the trade license. क्या scrap किया? trade license किसका? of a restaurant. Any error so far? No. After an investigation because it मतलब the restaurant, right? ये जो इट है ये रेस्टोरेंट के लिए जा रहा है। बिकॉज इट हैड चॉप डाउन अ फुल ग्रोन ट्री, उसने चॉप डाउन कर दिया था एक फुल ग्रोन ट्री। सिंपल बिकॉज या सिंपली बिकॉज,
क्या होगा? वैसे भी हमने पढ़ा है ना कि बिकॉज अपने साथ जो फॉर्म यूज करता है ठीक पहले वो क्या होता है? एक एडवर्ब होता है, रीजन आता है वहां पे, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपली बिकॉज। तो मतलब मेरा करेक्शन यहां पे कौन से पार्ट में हो जाएगा? पार्ट नंबर 2। सिंपली बिकॉज द ट्री वॉज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब एक अच्छी खासी फुल ग्रोन ट्री को उन्होंने चॉप डाउन कर दिया सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो ट्री की वजह से उस रेस्टोरेंट का व्यू ब्लॉक हो रहा था, जिसकी वजह से सिविक अथॉरिटीज को ट्रेड लाइसेंसेस को स्क्रैप कर दिया गया। क्लियर? तो यहां पे जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली बिकॉज द ट्री वॉज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। सो बेसिकली आपका आंसर यहां पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा सिंपल का बाय सिंपली। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। साउथ सुडान गवर्नमेंट, किसका गवर्नमेंट? साउथ सुडान का गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो सुडान गवर्नमेंट की जब बात की जा रही है तो हम किसके गवर्नमेंट की बात करें? सुडान की गवर्नमेंट की, तो वो अपॉस्ट्रोफी लेगा क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है ना। ऑलरेडी हैज टू रिक्रूट, नाउ वी विल स्टॉप हियर। हम बोल रहे हैं ऑलरेडी हैज टू रिक्रूट चाइल्ड सोल्जर्स इन द पास्ट वीक, नाउ वी हैव टू स्टॉप। हमने बोला ये रिक्रूटमेंट चाइल्ड सोल्जर्स का हुआ था, कब हुआ था? पास्ट वीक में हुआ था ना, मतलब ये जो एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो चुका है। यस और नो? तो अगर हो चुका है तो हैज टू रिक्रूट क्या जा सकता है? नहीं जाएगा। पास्ट वीक टू प्रिपेयर फॉर अ रिवॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल यूनाइटेड नेशंस डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय द एसोसिएटेड प्रेस। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो हम सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि साउथ सुडान की गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया हुआ था सोल्जर्स टू इन द पास्ट वीक टू प्रिपेयर फॉर रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ये एक्शन क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है तो मेरा जो आंसर है वो भी तो पास्ट को रेफर करेगा। तो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट होगा हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड चाइल्ड सोल्जर्स। हम बात कर रहे हैं कि हैज टू रिक्रूट नहीं होगा, करेक्शन हो जाएगा हैज ऑलरेडी recruited child soldiers, has already recruited child soldiers in the past week to prepare for a renewed conflict. Clear? क्योंकि ये टास्क ऑलरेडी हो चुका है इसीलिए हम ऑलरेडी के बाद रिक्रूटेड लगा रहे हैं। समझ आया? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। NASA has developed a new high-tech material that uses electricity to significant promotion healing of injured wounds. इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लीजिए। आपने बोला है कि नासा ने एक डेवलप्ड न्यू हाईटेक मटेरियल, हैज डेवलप्ड अ न्यू हाईटेक मटेरियल दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू सिग्निफिकेंट प्रमोशन। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट प्रमोशन हीलिंग ऑफ वुंड्स। प्रमोशन हीलिंग ऑफ वुंड्स इज नॉट मेकिंग सेंस। इतना तो क्लियर हो रहा है कि एरर जो है वो हमारा इसी पार्ट में है, तो आखिर है क्या ये भी तो समझना पड़ेगा। आपका जो करेक्शन होगा वो होगा सिग्निफिकेंटली प्रोमोट हीलिंग ऑफ इंज्योर्ड वुंड्स। यू प्रोमोट समथिंग, है ना, यू प्रोमोट डूइंग दिस, यू प्रोमोट डूइंग दैट, यू डू अ प्रमोशन ऑफ समथिंग। यस और नो? तो यहां पे प्रमोशन की जगह जो वर्ड रिप्लेस होगा वो क्या हो जाएगा? प्रमोट। और सिग्निफिकेंट की जगह पे जो वर्ड रिप्लेस होगा वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंटली। तो बेसिकली जो आपका एरर बनेगा वो होगा NASA has developed a new high-tech material that uses electricity to significantly promote healing of injured wounds. Clear? क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम आपको आंसर भी बताएंगे, हम आपको स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देंगे ताकि आप आंसर्स को खुद आइडेंटिफाई कर सको। हमने इतना तो समझा दिया कि एडवर्ब के एरर कैसे होंगे और सेंटेंस में कैसे मिलेंगे। अब आपका काम है कि आप उस रूल को अप्लाई करो और देखो कि एरर कहां हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट मी एंड विथ 2 स्ट्राइकिंग पजलिंग एस्पेक्ट्स। चलिए हमने स्टार्ट किया और हमने बोला लेट मी एंड विथ, हम अपना कॉन्वर्सेशन एंड करना चाहते तो एंड विथ होगा, सही है, ठीक है। एंड विथ व्हाट? 2 स्ट्राइकिंग पजलिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी प्री एंड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। आप पजलिंग एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कब की? प्री डिमोनेटाइजेशन एंड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। तो यहां तक तो देखो प्री और पोस्ट वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। First is pattern of real wage growth in rural areas. First is, सही है, पहला है तो is ही होगा, सही है। The pattern of real wage growth in rural areas. And the second puzzle is the pattern of employment
and unemployment in India. You're talking about employment and unemployment in India. तो अगर स्टेटमेंट्स को पढ़ा जाए तो फिर से वापस आते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस की तरफ. आई होप आपको एक स्ट्राइकिंग सा डिफरेंस दिख रहा होगा. यस, हमने दो आईएनजी फॉर्म्स को एक साथ यूज किया हुआ है एंड दे आर नॉट इवन मेकिंग सेंस, है ना. आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एरर कौन से पार्ट में है, लेकिन करेक्शन क्या है वो भी तो जानना जरूरी है. तो चलिए देखते हैं एक बार स्टेटमेंट का करेक्शन क्या होगा. आप ये तो सही हो कि आपका एरर जो है वो पार्ट ए में है और करेक्शन होगा स्ट्राइकिंगली पजलिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी. आप स्ट्राइकिंग पजलिंग नहीं बोलेंगे. समझ आया. अब आप बोल रहे हो जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, ही मार्क्ड अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस. बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ही वाज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम हिम होगा. अगर आप स्ट्राइकिंगली बोलेंगे तो आप बोलेंगे ही वाज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम हिम, या व्हाट ही वोर वाज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी वोर. यस और नो. तो बेसिकली सेंटेंस में जब भी आपके पास दो आईएनजी के फॉर्म के एस्पेक्ट्स हो जाएं, आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वाला होगा, ये तो देखो आपका सीधा सीधा एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, एस्पेक्ट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी. तो ये तो आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसको जो वर्ड क्वालिफाई करेगा वो भी तो एडवर्ब होना चाहिए ना. तो एडवर्ब कैसे बनेगा, आप क्या लिखोगे वहां पे, स्ट्राइकिंगली पजलिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर. इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लीजिएगा. आपको वैसे भी देखो, अगर हम सिर्फ इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात करें या इंग्लिश टोन की बात करें तो एडवर्ब के एरर्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते भी मिल जाते हैं. क्लियर. इसीलिए इनको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता. अगर आप सेंटेंसेस को बोल के भी पढ़ते हो और आपको पार्ट एरर भी मिल जाता है तो भी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं. ठीक है. एग्जाम में आपको वैसे भी पार्ट एरर्स को आइडेंटिफाई करने पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट नोइंग द एरर एंड फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट रीजन फॉर द एरर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. यह आपका क्वेश्चन है. इसको आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे और खुद बताएंगे कि एरर कहां पे है. आई एडवाइज्ड माई सन. आपने अपने सन को एडवाइस किया. आई एडवाइज्ड माई सन टू एंगेज 2 कूलीज. ठीक है. एंगेज 2 कूलीज इंस्टेड ऑफ 1. हमने बोला कि बेटा जब तुम जा रहे हो तो एक से ज्यादा कूली लेके जाओ, बिकॉज रीजन क्या था, द लगेज वॉज टू मच हैवी. लगेज के लिए टू मच किया या हैवी के लिए टू मच किया, अब ये सोचने का बात है ना. बस टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कूली, क्योंकि एक कूली के हक में या एक कूली इतना लगेज नहीं उठा पाएगा. अब हमने टू मच को लेके 2 रूल पढ़े थे, है ना. हमने पढ़ा था कि जो टू मच होता है वो सेंटेंस में जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. यस और नो. हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मच टू, और मच टू हमारे सेंटेंस में कब जाता है, व्हेन वी यूज इट फॉर एडजेक्टिव्स. तो अब हमारे सेंटेंस में अब ये देखने की जरूरत है कि हमको टू मच यूज करना था या मच टू को यूज करना था. देखो, I advised my son to engage 2 coolies instead of 1 because the luggage was too much heavy. अब हम स्ट्रेस किस पे डाल रहे हैं, हम स्ट्रेस डाल रहे हैं heavy वर्ड पे, which is actually an adjective. Yes or no? Because heavy is an adjective, तो आप too much को यूज कैसे करोगे, फिर तो इसका मतलब आपका करेक्शन है वो too much में हो जाएगा. वो करेक्शन क्या हो जाएगा, much too heavy for a single coolie. Is that clear? तो जब हम एरर को मार्क करेंगे तो हम यहां से टू मच को हटाकर सीधा सीधा क्या लिख देंगे, मच टू. आई होप दिस इज क्लियर कि हमने लास्ट डे ही पढ़ा था टू मच और मच टू का डिफरेंस. सॉर्टेड. चलिए आपका एरर देख लेते हैं. यस, आपका स्टेटमेंट होगा पार्ट 3 में एरर है और वो करेक्शन होगा टू मच की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगा मच टू का. मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Such obstacles will not stop him. Nothing never did. 2 नेगेटिव्स एक साथ दिख रहे हैं, है ना. हम बोल रहे हैं such obstacles will not stop him. कभी भी उसको स्टॉप नहीं कर सकते, कभी किया भी नहीं. नेवर, नथिंग, नेवर डिड. नथिंग भी नेगेटिव, नेवर भी नेगेटिव. हमारे पास 2 नेगेटिव है जो कभी भी एक साथ यूज नहीं होते. याद रखिएगा, 2 नेगेटिव एडवर्ब्स एक साथ कभी भी यूज नहीं होते. यस और नो. This is why he is progressing by leaps and bounds. अब उसका ये जो कभी नहीं हार मानने वाला जो कैरेक्टर है या जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो ये बन रहा है, ये उसका रीजन बन रहा है उसकी प्रोग्रेस का, which is going on by leaps and bounds. Yes or no? So basically अगर हम इस सेंटेंस में करेक्शन डालेंगे तो हम क्या डालेंगे, हम बोलेंगे
Such obstacles will not stop him. Nothing never did की जगह nothing ever did, कभी हुआ भी नहीं. never का मतलब तो कभी होगा ही नहीं. हम बोल रहे हैं कभी हुआ नहीं, ना होगा. हम बोलते हैं ना तो ये कभी ऐसा देखा गया है, ना कभी होगा. You have never seen this बोल सकते थे आप, लेकिन nothing के साथ अगर जुड़ गया है तो nothing के साथ never तो जाएगा नहीं. तब आप क्या बोलोगे कि ना तो ये स्टॉप हुआ है, ना होगा, है ना. तो हुआ नहीं है, नथिंग है, तो नथिंग के साथ क्या जाएगा, जो वर्ड जाएगा वो करेक्शन हो जाएगा आपका एवर. आई होप दिस इज क्लियर. आपका स्टेटमेंट का करेक्शन हो जाएगा नथिंग एवर, विच इज योर आंसर ऑल्सो. सॉर्टेड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. We cannot hardly believe that the situation is as serious as to justify such precautions as you have taken. हम सेंटेंस को बोल रहे हैं we cannot hardly believe that the situation is as serious as to justify. देखो as serious as to justify में कोई दिक्कत नहीं है ना. such precautions as you have taken. हमें लगता है कि सिचुएशन इतनी भी सीरियस नहीं है ना, कि आपने इतने प्रिकॉशंस लेके रखे. बट फिलहाल के लिए सेंटेंस को फिर पढ़ते हैं. We cannot hardly आपके सेंटेंस में नॉट के साथ जा रहा है. किसके साथ जा रहा है, नॉट के साथ जा रहा है, जो ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है. हमने अभी अभी आपको बताया था कि हम दो नेगेटिव्स को एक साथ यूज नहीं करते, तो इसका मतलब दोनों में से एक तो हटेगा, है ना. अब हटेगा क्या, नॉट हटेगा या हार्डली हटेगा. देखो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मान लीजिए ये तो एक साथ था, लेकिन अगर मान लीजिए कि एरर का पार्ट यहां ना होकर यहां होता तो हम किसको हटाते, इसको हटाते या इसको हटाते. ये भी तो क्वेश्चन है ना. देखो कभी भी एरर करेक्शन करते वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं हटाया जाता है. हमारा हार्डली जो है वो एक्चुअली काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है. तो कभी भी हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं हटाते. हम उन वर्ड्स को हटाते हैं जो सेंटेंस में इनअप्रोप्रिएटली यूज होते हैं, और वहां पे ये वर्ड कौन सा है, नॉट है. तो आपका जो करेक्शन हो जाएगा वो होगा वी कैन नॉट की जगह होगा वी कैन हार्डली बिलीव. हार्डली भी नॉट का काम कर रहा है, ये लगभग बिलीव नहीं कर पा रहे दैट द सिचुएशन इज एज सीरियस एज टू जस्टिफाई such precautions as you have taken. Is that clear? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is your last question of this slide. Let's identify the error in question number 10, जहां लिखा है being much contented with the sincerity of the members of the staff. The chief minister said that the state needed sincere men like them. Let's see the statement once again. लिखा हुआ है being much कंटेंडेड, है ना. बीइंग मच कंटेंडेड मतलब इतने सैटिस्फाइड थे चीफ मिनिस्टर अपने स्टाफ मेंबर्स का काम देखकर कि उन्होंने स्पीच में भी ये बोला कि हमें ऐसे ही सिंसियर लोग चाहिए. तो अब जो आप सेंटेंस में करेक्शन करोगे यहां पे मच नहीं होगा, यहां करेक्शन क्या हो जाएगा, वेरी कंटेंडेड द सिंसियरिटी विद द सिंसियरिटी ऑफ होम, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ. द चीफ मिनिस्टर सेड, उन्होंने बोला that the state needed the sincere men like them. जो स्टेट है उसको ऐसे ही और ज्यादा सिंसियर मेंस की जरूरत है. ये तो थे आपके 10 एरर करेक्शंस, और ये सारे एरर करेक्शंस आपके अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं. हमने इसीलिए ऐसे एरर्स ही उठाए ताकि आपको पता हो कि अगर एग्जाम में एरर आता है इस चैप्टर से तो इन्हीं पार्ट्स में आता है. So these are the errors that you need to focus on and the parts which you need to read and revise again and again from your examination point of view in error correction. तब तक के लिए keep revising your slides. We'll meet the next day with a new content of yours. तब तक के लिए keep revising and thank you.